कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि उसे अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहना है। और फिर सीन कट होता है एक छोटे से रेस्टोरेंट में जहाँ पर सभी कॉलेज स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे और वहीं पर होता है हमारा मेन कैरेक्टर सोरानो काकेरू, जिसको मैं सोरानो ही बुलाऊंगा, जो कि इसका फैमिली नेम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम अचानक से ही सो गए। तब वो बताता है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया, वही जैसे हर बार आते हैं। तब उसका दोस्त नारुमी बोलता है कि अरे यार तुम तो अभी बहुत ज्यादा जवान हो, तुम अपनी लाइफ इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाकियों की तरह एंजॉय करना चाहिए जहाँ पर तुम सोने नहीं आए। तब सोरानो उसे बोलता है कि अपना मुंह तो बंद ही रखो, मैं तो घर पे आराम से सोने वाला था, वो तो तुम हो जो मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आ गए। अब तुम्हारे वजह से मुझे कल क्लास में दिक्कत होगी क्योंकि मैं पूरी रात यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। तब नारुमी भी बोलता है कि मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा रूममेट हूँ। और तभी वो अपने बाकी कॉलेज के दोस्तों को देखता है जो लाइफ को इस तरह एंजॉय कर रहे थे मानो ये चीज मायने रखती है, पर उसका मानना ऐसा नहीं था। वो तो बस सोच रहा था कि किसी तरह ये पार्टी जल्दी खत्म हो ताकि वो घर जा सके। और वो नोटिस करता है कि किसी तरह बाकी सब लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नारुमी को तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर सोरानो बोलता है कि इसमें कोई भी मजेदार वाली बात नहीं है। ये सब लड़के तो ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की इनमें चीज ही नहीं है। और जैसे ही ये बात बोलता है उनमें से एक लड़का बीच में खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ बात कहनी है। मैं जब से इस कॉलेज में आया हूँ तब से मुझे प्यार का मतलब पता चल चुका है। मैंने कभी प्यार को इतना सीरियसली नहीं लिया, पर उस लड़की को देखने के बाद अब मैं पागल हो चुका हूँ। और वो पॉइंट करता है एक लड़की की तरफ जो कि एकदम कोने में बैठी हुई थी, जिसका नाम था यूको। वो उसके सबके सामने कन्फेस करता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तब से जब से मैंने पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था। पर यूको बहुत ज्यादा पोलाइटली मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो तो हम दोनों डेट नहीं कर सकते। तो सभी बच्चे जोर जोर के हंसने लग जाते हैं। और जिस लड़के ने कन्फेस करा था वो खुद भी उस बात का बुरा नहीं मानता, बल्कि वो तो खुद भी हंसता है। तब सोरानो बोलता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बस अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। वो लड़का बस चाहता था कि सबकी नजरें उस पे आ जाएं। मैं तो ऐसा कभी सपने में भी ना करूं, मुझे इतनी अटेंशन से नफरत है। तब उसका दोस्त बोलता है तो अगर तुम्हें इस शोर शराबे से दिक्कत है तो क्यों ना हम यूको के साथ बैठ जाएं। और वो नोटिस करता है यूको को, जिसके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी। वो दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर थे और वो सबसे अलग बैठे हुए थे। और वो अपने मन में सोचता है ये लड़की अब पक्का यही सोचती होंगी कि हम तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो हम भला बाकियों के साथ क्यों बैठे, इनमें पक्का बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा, यही रीजन है कि वो अकेले बैठी हैं। तो अच्छा ही रहेगा कि मैं ऐसी लड़कियों से दूर रहूं। पर उसका दोस्त नहीं सुनता, वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लेके जाता है और वो बैठ जाता है उन लड़कियों के पास। और वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो लड़की बताती है मेरा नाम है यूको, और उसकी बगल वाली लड़की बोलती है कि मेरा नाम है कोहारू फुत्सुकी, जिसको मैं आगे कोहारू ही बुलाऊंगा। तब सोरानो बोलता है कि ये लड़की आखिरकार बात किससे कर रही है, क्योंकि वो उसकी आंखों में नहीं देख रही थी, वो तो देख रही थी उसके पीछे। और फिर वो नोटिस करता है कि उसे अपना जूस का ग्लास ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तब नारुमी बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी आंखें थोड़ी कमजोर हैं क्या? तब कोहारू बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें कमजोर है, दरअसल मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं देख सकती। वो हारू को तो यकीन नहीं होता क्या सच में ये लड़की देख नहीं सकती, पर वो कुछ बोलता नहीं। और इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। तब यूको उसके पास आते हुए बोलती है कि तुम वो सब बदतमीज लड़कों को देख रहे हो ना। वो कोहारू के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो ब्लाइंड है वो पीछे हट जाते हैं। और अब ये समझ जाता है। फिर वो बोलता है तो यही रीजन था कि तुम बाकियों से अलग बैठी हुई थी। और फिर ये चारों घर जाते हैं साथ में। और वो कोहारू के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर इसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी, और आखिर ये अभी भी हंस कैसे सकती है। फिर वो देखता है मून की तरफ और उसे उसके लिए बुरा लगता है कि ये इतना ब्यूटीफुल मून भी नहीं देख सकती। और फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि अगर इसकी जगह मेरी आंखें गई होती तो मैं तो पूरी तरह से हंसना ही छोड़ देता। तब यूको नोटिस करती है कि सोरानो कुछ ज्यादा ही चुपचाप है, तो वो उसके पास जाती है बात करने के लिए। फिर वो उससे बोलता है क्या उसका हाथ छोड़ना सही रहेगा, क्या होगा अगर उसे कुछ दिक्कत हो गई। तब यूको बोलती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो टकरा सके, और उसे इतनी तो प्रैक्टिस है कि वो अकेले चल ही सकती है। फिर वो पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, क्योंकि तुम तो उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रही हो। तब यूको बोलती है कि नहीं, हम तो कॉलेज में ही पहली बार मिले थे, दरअसल मैं उसकी स्टूडेंट गाइड हूँ। तुम्हें पता तो है ना कि स्टूडेंट गाइड्स होते क्या हैं? जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सब के लिए एक स्टूडेंट गाइड होता है।
और उसकी स्टूडेंट गाइड हूँ मैं। और फिर वो बताती है कि दरअसल आज पार्टी में आने के लिए भी मुझे काओहारा नहीं बोला था। उसने कहा था कि उसने आज तक कभी भी पार्टी अटेंड नहीं करी, तो इसीलिए आज वो ज्वाइन करना चाहती थी। तब यूको उससे पूछती है कि कल तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है ना? काओहारा की भी उसी की क्लास है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी जगह उसका कल ख्याल रख सकते हो, क्योंकि मैं कल थोड़ा बिजी हूँ। पर सोरानो को ऐसा नहीं करना था। पर इससे पहले वो उसे कुछ जवाब दे पाता, वो हारू एक साइकिल से टकरा जाती है, जो पता नहीं किसने फुटपाथ के बीच में खड़ी कर दी थी। और ये देख के उसे उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है कि सच में इसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है, ये बिना किसी की मदद के सीधे चल भी नहीं सकती। पर जब वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है, वो अभी भी स्माइल कर रही होती है, मानो उसे पता भी नहीं है कि आखिर दुख होता क्या है। और फिर वो एक फ्लैशबैक में चली जाता है कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सबसे बुरी है। मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, और हमें अपने रिलेटिव्स के वहाँ रहना पड़ा, तो मुझे हर छोटी बात पे झुकना पड़ता था, चाहे गलती मेरी हो या फिर ना हो। और यही रीजन था कि मैं सबसे अलग रहने लगा। मुझे लगता था कि मुझसे बुरी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। पर जरा इसे देखो, आंखें ना होने के बावजूद भी ये पूरे खुले दिल से स्माइल कर रही है। तो वो सब काओहारू को उसके घर पे छोड़ देते हैं, और तभी से अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं फायरवर्क्स। सभी वो देखने जाते हैं, यहाँ तक कि काओहारू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इतना कि वो तो गिरने भी वाली थी। पर वो तो सही समय पे सोरानो उसे पकड़ लेता है, और वो उसे बोलती है कि मुझे फायरवर्क्स देखने हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, आखिर ये फायरवर्क्स कैसे देख सकती है, इसकी तो आंखें ही नहीं है। तब कोहारू आगे बोलती है कि मैंने कभी फायरवर्क्स को नहीं देखा, पर मैंने सुना है कि वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, और मुझे एक बार अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क्स एंजॉय करने हैं। और अब उसको उस पर और दया आती है, एक ऐसी लड़की जिसे फायरवर्क्स पसंद है, पर उसकी खुद की जिंदगी अंधेरे में है, पर वो अंधेरे के अलावा और कुछ देख नहीं सकती। तो इसके बाद ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और अगले दिन वो आ जाता है अपनी क्लास में। वो देखता है कि वो अपनी बुक्स पढ़ रही होती है, और वो उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी भी ये लोग दोस्त नहीं बने हैं, इनने बस कल रात को बातें ही करी थी। पर तभी उसके पास यूको का मैसेज आता है। कल रात को उसने अपना नंबर उसे दे दिया था। यूको बोलती है कि मैं आज बिजी हूँ, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। पर सोरानो सोचता है कि वो इस लड़की को पूरी तरह से अवॉइड करेगा, पर तभी उसका पेज होल्डर नीचे गिर जाता है, और ना चाहते हुए भी उसे उसकी मदद करनी होती है। तो वो उसके पास जाके सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर कोहारू उसे पहचान नहीं पाती, और उसे याद आता है कि मैं भी बहुत ज्यादा पागल हूँ। दरअसल वो मुझे पहचानेगी कैसे, वो मुझे देख थोड़ी ना सकती है। तब वो अपना नाम बताता है, और फिर पता चलता है कि कोहारू ने उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा दबी दबी थी, बाकी उसे बिल्कुल अलग। और उसे वो ये बात डोरेमीफा का रेफरेंस देके बताती है। फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें म्यूजिक की भी नॉलेज है? तब कोहारू बताती है, मैं तब से पियानो बजाती आ रही हूँ जब से मैं 5 साल की थी। और फिर वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, तो ये उससे ज्यादा बात नहीं करता, और क्लास खत्म होने के बाद वो देखता है कि वो अपनी स्टिक निकालती तो है, पर वो उसके हाथ से छूट जाती है, और वो उसे ढूंढने जा रही होती है, पर वो स्टिक उससे बहुत ज्यादा दूर थी। तो ये बात तो उसे भी पता थी कि ये उस स्टिक तक नहीं पहुंच पाएगी। और वो देखता है कि पूरी क्लास खाली हो चुकी है। वो सोच रहा था कि अगर कोई और इसकी मदद कर देगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा, पर पूरी क्लास में और कोई होता नहीं। तो फाइनली उसे ही कोहारू की मदद करनी पड़ती है, और वो उसे अकेला तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। कहीं अगर ये रास्ते में गिरगिरा गई तो यूको तो इसकी जान ले लेगी। तब कोहारू बताती है कि इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, तो अगर तुम भी फ्री हो तो हम क्या बाहर कॉफी पीने चले, क्योंकि यूको ने आज मुझसे मैसेज करा था कि वो बिजी है। और वो थोड़ी देर के लिए हैरान होता है कि आखिर इसने मैसेज पढ़ा कैसे। तब कोहारू बोलती है कि ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो अब वो जाते हैं वेंडिंग मशीन में कॉफी लेने के लिए, और वो मशीन से अपनी कॉफी खुद ही निकाल लेती है। वो फिर से हैरान होता है, आखिर इसकी आंखें नहीं है तो ये सब ये चीजें कैसे कर लेती है। तब कोहारू बोलती है, ये सब बटन मुझे याद हैं, क्योंकि ये मेरी मशीन है। क्या इसका परिवार इतना अमीर है कि ये सारी मशीनें उनने बनाई हैं? पर ये सुन के तो कोहारू हंसने लग जाती है, वो भी बहुत जोर से, क्योंकि मेरी मशीन से उसका मतलब ये नहीं था कि ये मशीन उसने खरीद रखी है। दरअसल उसका मतलब वो था जैसे हम ये सब चीजें बोलते हैं, मेरा स्कूल, मेरा शहर, या फिर मेरी कंट्री। फिर वो खुद ही आगे बोलती है कि मैंने इसे मेरी मशीन इसलिए बोला क्योंकि मैं बस इसी मशीन से ऑर्डर करवाती हूँ, और मैंने इसके सारे बटन याद करके रखे हैं, तो मुझे पता होता है कि कॉफी कहाँ पर है, टी कहाँ पर है, और बाकी सब चीजें कहाँ पर है।
तब वो बोलता है कि ये सब याद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तुम सच में कमाल की हो। तो अभी बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, तब वो उसे बताती है कि उसने यूको का मैसेज कैसे पढ़ा, और फिर वो दिखाती है कि मेरा फोन मेरे लिए टेक्स्ट रीड कर देता है, तो मेरे पास जो भी मैसेज आता है वो मुझे पढ़ के सुना देता है। और ये कोई एआई का काम नहीं है, ये फीचर फोन में बहुत पहले से है। और फिर वो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि वो मैसेज कैसे पढ़ती है, कॉल कैसे उठाती है और खुद लोगों को मैसेज कैसे लिखती है। और वो आगे बोलती है कि मैं दूसरों को मैसेज अपनी वॉइस से सेंड करती हूँ, तो कभी कभार टाइपो में गड़बड़ हो जाती है और वो मैं सही नहीं कर पाती, तो मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत मैसेज भेज दिया। और फिर वो बताती है कि कल नारुमी-सान ने भी मेरा नंबर ले लिया था, वो तो हैरान ही हो गया था कि मैं मैसेज पढ़ और भेज सकती हूँ। वो तो अच्छा है, फोन में इन फीचर की वजह से मुझ जैसे हैंडीकैप लोग भी इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसे फिर से बुरा लगता है कि ये कितनी इजीली अपने आप को हैंडीकैप बोल रही है, मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये ब्लाइंड है। और जरा दूसरी तरफ मुझे देखो, जब मेरी मॉम का डिवोर्स हुआ था तब तो मैं किसी को बताने में भी शर्माता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं उसे अपनी कमजोरी समझता था। और दूसरी तरफ ये अपनी वीकनेस को भी ओपनली एडमिट कर रही है, और बाद में ये दोनों भी नंबर शेयर कर लेते हैं। और वो सोचता है कि मैं बचपन से ही एक इनविजिबल वॉल के अंदर बंद था, पर इसको देख के मुझे लगता है कि मैंने कभी तो स्ट्रगल करा ही नहीं, वो उसके लिए एक होप की तरह थी। तो जब पिछली बार सोरानो ने कोहारू की मदद करी थी, उस बात को कई टाइम हो चुका है। उसने उसकी स्टिक उठाने में मदद करी थी जब उससे वो गलती से गिर गई थी, और आज फिर से वही हुआ। वो क्लास में आराम से उबासी ले रहा था, तभी कोहारू अपनी स्टिक गिरा देती है, और क्लास में फिर से कोई नहीं था तो इसे ही उठानी पड़ती है। कई बार तो वो सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो उसका क्या होता, क्योंकि ये हर बार अपनी स्टिक गिरा देती है। और वो उसे शुक्रिया बोलती है क्योंकि वो हर बार उसकी मदद करता है। और जब ये अकेले थे तो ये उससे पूछ ही लेती है कि तुम भी सेकंड पीरियड में फ्री हो ना, तो कैसा रहेगा कि हम फिर से कॉफी पीने चलें। और वो सच में फ्री था, तो वो फाइनली चली जाता है उसके साथ कॉफी पीने के लिए। और ये दोनों ही अपनी दुनिया में मस्त थे, तभी पीछे से आ जाती है यूको, और कोहारू उसे पहचान जाती है। और ये देख के सोरानो हैरान था। वो बोलता है कि भला तुम्हें कैसे पता चला कि जो पीछे से लड़की तुम्हें आवाज लगा रही है कि वो यूको ही है। फिर वो बोलती है कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा क्यूट है, तो मैं उसे दूर से भी पहचान सकती हूँ। तब यूको बताती है कि आज मेरा भी सेकंड पीरियड कैंसिल हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ भी स्पेंड कर लूं। तो वैसे तुम दोनों भला क्या बातें कर रहे थे? फिर कोहारू से बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, हम तो बस चिल कर रहे थे। और सोरानो मुझसे पूछ रहा था कि मैं लोगों की आवाज कैसे पहचान लेती हूँ। और ये सुन के यूको भी हैरान थी। वो बोलती है कि सच में तुम दूसरों की आवाज पहचान सकती हो? और सोरानो अपने मन में सोचता है कि मैंने कहीं सुना था जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये सवाल उसे पूछना था, पर उसे पूछते हुए अजीब लग रहा था। क्या होगा अगर ये सवाल सुन के वो ऑफेंड हो जाए या फिर उसे बुरा लगे। पर इससे पहले वो कुछ सोच भी पाता, यूको ये सवाल पूछ देती है। वो बोलती है कि ये बात सच है कि जब कोई अंधा हो जाता है तो उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। उस पे कोहारू हंसती है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद मेरी सुनने की शक्ति इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं बचपन में पियानो बजाया करती थी और मुझे तरह तरह के नोट्स में डिफरेंस पता करना होता था, तो इसलिए शायद मैं लोगों की आवाजों में भी डिफरेंशिएट कर पाती हूँ। और ये सुन के तो यूको और भी हैरान हो गई थी। वो बोलती है कि तुम पियानो बजा सकती हो, ये बात तुमने मुझे पहले की नहीं बताई। मैं तो किसी पियानिस्ट को ही ढूंढ रही थी। दरअसल कैंपस में कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है और वहाँ पर जैज कॉन्सर्ट भी होगा, तो ऐसा कम्युनिटी मेंबर मुझे सब चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजे। तो क्या तुम एक बार ग्रैंड पियानो चेक कर सकती हो, क्योंकि अगर वो बीच में खराब हो गया तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आ जाएगा। अब सोरानो सोचता है कि ये दोनों लड़कियां बिजी हो चुकी है, तो अब मुझे निकलना चाहिए। पर यूको उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम किधर जा रहे हो, क्या तुम हमें छोड़ने नहीं चलोगे? हमें मेमोरियल हॉल जाना है ताकि वहाँ पर ये पियानो चेक कर सके। पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बोलता है कि अगर तुम जा रही हो तो मुझे जाने की क्या जरूरत है। पर यूका फिर उससे बोलती है तुम वैसे भी तो अपने डॉम में ही जा रहे हो ना। तब वो बोलती है कि मैं वहाँ पर अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि वो जगह ऑथराइज पर्सनल यूज के लिए है। मतलब उस जगह पर वही लोग जा सकते हैं जिनका वहाँ पर डॉम है, और अगर मुझे याद है तो तुम्हारा डॉम भी वहीं आसपास ही कहीं है, तो बिना तुम्हारे हम उधर नहीं जा सकते। अब यूको इतनी भीख मांग रही थी और ऊपर से कोहारू इतनी प्यारी स्माइल करती है, तो उससे मना नहीं करा जाता और वो मान जाता है।
और जब ये वहाँ के लिए निकलते ही हैं, तभी यूको के पास एक मैसेज आता है और वो उनसे फिर से माफी मांगती है। वो बोलते हैं कि मुझे फेस्टिवल की तैयारी के लिए मीटिंग में जाना होगा, तो पियानो वाला काम तुम दोनों अकेले ही संभाल लेना। और वो उस बेचारे को वहाँ पर अकेला छोड़ के चली जाती है। और फिर सोरानो कोहारू को लेके जाता है उस हॉल में, जहाँ पर वो उस पियानो को छूकर हैरान हो गई थी। वो बोलती है कि ये तो सच में ग्रैंड पियानो है, जो पियानो मेरे पास था ये उससे कहीं ज्यादा महंगा और कहीं ज्यादा बेहतर है। अब उसके मन में फिर से एक सवाल था, पर इस बार वो पूछ लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम देख नहीं सकती तो तुम इन कीज को याद कैसे करती हो, क्योंकि कई सारे पियानिस्ट तो ऐसे होते हैं जो बिना शीट के म्यूजिक बजा तक नहीं सकते। तब वो स्माइल करते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस वही गाने बजा सकती हूँ जो मुझे याद है। दरअसल पहले मैं देख सकती थी, तो मैंने जब जो गाने बजाना याद रखे वो मुझे अभी तक याद है। और उसके साथ साथ ऐसी कई हैबिट्स हैं जो मेरे पास अभी भी है, जैसे पियानो बजाते बजाते शीट की तरफ देखना, या फिर जब कोई मुझसे बात करता है तो उनकी तरफ घूम जाना, जैसे कि मानो मैं उन्हें देख सकती हूँ। और यहाँ तक कि जब फायर क्रैकर्स फूटते हैं तब तो मैं आसमान की तरफ देखती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं ये सब चीजें नहीं देख सकती, पर ये मेरी मसल मेमोरी का पार्ट है। इसका मतलब ये शुरू से ब्लाइंड नहीं थी, ये बहुत बाद में जाके ब्लाइंड हुई है। इससे पहले ये दुनिया वैसे ही देख सकती थी जैसे हम सब देखते हैं। और वो एक स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे खुशी है, चाहे थोड़े कम टाइम के लिए ही, पर मैंने उस दुनिया को देखा और वो इमेज मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगी। इस पे तो सोरानो को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, क्या वो उसकी तारीफ करे या उसे मोटिवेट करे। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा वो चीज उसे रूढ़ी लगेगी, तो वो चुप रहना ही पसंद करता है। तो इसके बाद इसके अंदर आ जाती है अरीमा कोसे की आत्मा, और ये पियानो इस तरह बजाती है जिससे सोरानो एक अलग ही दुनिया में चली जाता है। वो सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी, बिना देखे भी वो कितना अच्छा बजा लेती है। और जब अपनी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे कैसा लगा, तो वो उसकी तारीफ करता है कि ये सच में कमाल था। पर आखिरकार ये पीस था कौन सा? क्या ये बाक था या फिर मोजार्ट? नहीं, शायद ये चॉपिन होगा। और उसके सारे के सारे गैस ही गलत थे। और इस पे वो हंसने लग जाती है, वो भी पूरे खुले दिल से। वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। दरअसल ये पीस फूकी हारुमी का है, द अरेबियन सी। ये पीस मैं तब बजाती थी जब मैं 5th ग्रेड में थी, और ये मुझे अभी तक याद है। हाँ, पर मैंने स्पीड और कुछ चीजों में गड़बड़ कर दी क्योंकि अब मैं देख नहीं सकती। पर ये सब गलतियां सोरानो नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो कौन सा बेथोवेन है। अब पियानो को अच्छे से चेक करने के बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और ये घर जाते हैं साथ में। तब वो उसे थैंक यू बोलती है 2 चीज के लिए, उसका पियानो सुनने के लिए और उसके स्टिक उठाने के लिए। ये पक्का नहीं पता मुझे कि ये इसने जानबूझ के करा था या फिर नहीं, पर मेरे हिसाब से इसने अपनी स्टिक जानबूझ के गिराई थी। तभी वो आगे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम आज भी मेरी स्टिक उठाओगे, और जब तुमने फाइनली उठा ली तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इसी बहाने हम दोनों बात तो कर लेंगे। तब वो अपनी पूरी बात बताती है कि वो उससे बात करना क्यों चाहती थी। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, पर फिर भी ये साथ में उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना एक दोस्त को करना चाहिए। तो ये हर बार बहाने से अपनी स्टिक गिरा देती है और वो उठाता है, और उठाने के बाद ये उससे कॉफी के लिए पूछ लेती है। हाँ, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ भी सकती थी, पर तुम्हें पता है ना कि मैं देख नहीं सकती, तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम किधर बैठे हुए हो। और मैं बीच लेक्चर में तुमसे चिल्ला के तो नहीं बोल सकती कि सोरानो मेरे साथ कॉफी पीने चलो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग होता। और वो स्माइल करने लग जाती है। तब सोरानो बोलता है कि अगर तुम्हें टाइम स्पेंड करना ही है तो तुम मुझे मैसेज भी तो कर सकती हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही। और वो हैरान हो जाती है, तो क्या मैं तुम्हें कभी भी मैसेज कर सकती हूँ अगर मेरा तुम्हारे साथ घूमने का मन हो? और वो हाँ बोल देता है। अब फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं और आज क्लास में सोरानो पढ़ रहा होता है अट्रैक्शन और साइकोलॉजी के बारे में। टीचर क्लास में समझाते हैं कि जब 2 अपोजिट जेंडर एक दूसरे को देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को देखता है जिसे वो पसंद करता है, तब उसकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसके सपने में भी वही चीजें चलती हैं। तब टीचर सबसे पूछते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये चीजें तुम्हारे साथ भी हुई होंगी। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है जिसे तुम डेली बेसिस पे देखते हो? तब सोरानो सोचता है, अब इन टीचर को कौन बताए कि मैं डेली बेसिस पे इस गधे को देखता हूँ। नारुमी मेरा रूममेट है और मैं इसके अलावा तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में मुझे इससे ही शादी करनी पड़े, क्योंकि इसके अलावा तो मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। तब वो क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलता है और फिर उसके पास आता है
है एक मैसेज, और ये मैसेज था कोहारू का। तब वो उसे माजिमारू शिप देखने के लिए बुलाती है और सोरानो सोचता है कि मैं ही था जिसने इससे कहा था कि तुम मुझे कभी भी मैसेज कर सकती हो, पर इसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम जानते ही हैं इसे लोगों से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर क्या करे, अब वो उससे वादा कर चुका था, तो ये वहाँ पर चल ही जाता है। कोहारू मिल जाती है उसे शिप के पास ही, और पता नहीं आज क्यों और कैसे जब कोहारू उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो खुद को तसल्ली देता है कि नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आज क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, और शायद मेरा दिल बस इसीलिए धड़क रहा है क्योंकि मैं भाग के यहाँ पर आया हूँ, और कोई रीजन नहीं हो सकता। तब वो बोलता है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। फिर कोहारू उसे पूरी बात बताती है। वो बोलती है कि मैंने इस शिप के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मेरा सपना था कि मैं इस शिप को अंदर से देखूं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखें बनो, तुम मेरे साथ अंदर चलो और मुझे वो सब बताओ जो तुम देख सकते हो। मैं वो सब महसूस करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही इस शिप में जाना चाहती थी, पर इसके गेट्स कभी खुले नहीं होते थे, पर आज ही मुझे पता चला है कि ये टूरिस्ट के लिए आज ओपन है, तो हम अंदर जा सकते हैं। पर सोरानो को तो बिल्कुल मन नहीं था। वो तो सोच रहा था कि वो घर बैठ के एक झपकी ले लेता। शिप उसे वैसे भी पसंद नहीं है, पर कोहारू उसे समझाने की कोशिश करती है। आखिर तुम्हें एक शिप कैसे पसंद नहीं आ सकती? जरा सोच के तो देखो कि उसका इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना कमाल का होगा। क्योंकि हम अगर आज नहीं गए तो शायद कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाद में इसके गेट बंद हो जाएंगे, और अगर हम कैंपस से निकल गए तो यहाँ पर आना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सोरानो उसके बारे में थोड़ा सोच के देखता है। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है, पर उसका अंदर जाने का मन बिल्कुल नहीं था। पर जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसे उस पे दया आ जाती है कि ये बेचारी कितना एक्साइटेड है, तो मैं इसका मूड खराब नहीं करना चाहता। और फिर वो फाइनली मान जाता है, तो वो अंदर जाता है, उसे सारी चीजें बताता है कि ये जगह दिखने में कैसी है, इसका कलर कैसा है, ये किस मटेरियल से बना है, और भी कई सारी चीजें। वो उसे शिप की एक एक छोटी छोटी चीज दिखाता है, और जो उसे खुद नहीं पता होती वो चीज वो इंटरनेट से पढ़ के बताता है। और फाइनली जाते हैं ये शिप के टॉप पे, और वो ऊपर की हवा महसूस करती है। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र में ये शिप चला रही हूँ, और वो उसे थैंक्स बोलती है उसे इतना सब कुछ दिखाने के लिए। अब उसने पूरी शिप देख ली थी, तो वो दोनों घर जाने लग जाते हैं। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है, और वो पीछे मुड़ती है और अपने हाथ फैला लेती है, और वो बोलती है कि मैं टाइटैनिक का पोज कर रही हूँ। दरअसल जब मैं अपनी आंखों से देख सकती थी तब मैंने वो मूवी देखी थी, और वो सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे हर बार से वो सीन करना था। तब वो सोरानो से बोलती है, चलो इस सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं, तुम बनोगे जैक, मैं बनूंगी रोज। और बेचारा तो शर्मा जाता है, क्योंकि वो सीन करने के लिए सोरानो को उसे छूना पड़ेगा, और ये अभी भी इतने अच्छे दोस्त नहीं बने हैं कि वो उसे इस तरह से छुए। तब वो बोलता है, चलो कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, तुम बन जाओ जैक और मैं बन जाऊंगा रोज। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था ताकि उसे कोहारू को छूना ना पड़े। वो तो बस सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो बोलने लग जाती है, चलो हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं साथ में गाना भी गाऊंगी। तो वो डिसाइड करता है वो टॉपिक को पूरी तरह से ही चेंज कर देगा। वो बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्दी चली जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर ये टाइटैनिक डूब गई। और इस पे वो फिर से जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा फनी हो, आखिरकार हमारी टाइटैनिक कैसे डूब सकती है, क्योंकि ये पानी में थोड़ी ना तैर रही है, ये तो जमीन पे है। वो जब भी सोरानो के साथ रहती है वो बहुत ज्यादा खुल के हंसती है, और वो हंसते हंसते पीछे गिर जाती है, और वो उसे पकड़ लेता है, और ना चाहते हुए भी इनने थोड़ी देर के लिए टाइटैनिक का सीन रिक्रिएट कर ही दिया था। तब वो बोलती है कि अगर मैं अपने आप को हवा में थोड़ी देर के लिए रख पाती तो शायद हम टाइटैनिक का सीन रिक्रिएट कर पाते। और उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ने लग जाती है, पर अब वो क्या बहाना देगा, क्योंकि अभी तो वो भाग के भी नहीं आया। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब वो दोनों घर चले जाते हैं, और वो देखता है एक सपना जहाँ पर उसकी रोज सामने खड़ी होती है। तो वो सोचता है, तो आखिर कौन है मेरी रोज? क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे शायद मैं पसंद करता हूँ? और उसे अंदर से लग रहा होता है कि शायद ये कोहारू ही होगी। पर जैसे ही वो लड़की मुड़ती है, ये तो उसका दोस्त नारुमी होता है, जो उसे उठने के लिए बोल रहा था। और फाइनली वो अपनी इतनी अच्छी नींद से उठ जाता है। नारुमी ने उसका पूरा सपना ही बेकार कर दिया। पर उठने के बाद वो पहली चीज ये सोचता है कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। उसने इससे पहले लड़कियों के बारे में कभी नहीं सोचा, तो भला अब क्यों? तो वो बाहर देखता है कि बारिश हो रही होती है, पर अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो टहलने के लिए निकल जाता है। पर इतनी बारिश में भी कोहारू आ रही थी, शायद अपनी क्लास के लिए। आज बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो वो चीजें अच्छे से सुन भी नहीं पा रही थी। तो कोहारू जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें किसी को बुलाना चाहिए था।
पर वो बोलती है कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं सारा काम खुद करना चाहती हूँ। तब वो उसका छाता पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। तो अब वो दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। तब सोरानो उससे इधर उधर की बातें करे जा रहा था कि चलो हम याला रास्ता यूज कर लेते हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है। पर कोहारू वहाँ पर रुक जाती है और वो बारिश में भीग रही थी कि अब तो हमें एक दूसरे से मिले हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो क्या हम एक दूसरे का फर्स्ट नेम यूज कर सकते हैं? तुम मुझे हर बार फुत्सुकी बुलाते हो, अगर तुम चाहो तो मुझे कोहारू बुला सकते हो। पर वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बोलता है कि फर्स्ट नेम यूज करना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्या रहेगा अगर हम अपना निकनेम यूज करें? तब वो उससे बोलती है फिर ठीक है, मेरा निकनेम है कोहारून। और उसका निकनेम भी बहुत ज्यादा क्यूट था, और अगर वो इसका ये निकनेम यूज करेगा तो लोगों को लगेगा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर वो मना कर देता है कि रहने दो, मैं तुम्हें फुत्सुकी ही बुलाऊंगा। और ये सुन के उसे थोड़ा बुरा लगता है और उसे इतनी देर बाद रियलाइज होता है कि वो बेचारी तो बिना छाते की खड़ी है। फिर वो उसके पास भागते हुए छाता लेके जाता है और वो खुद भीगने लग जाता है। तब वो उसका हाथ पकड़ती है और देखती है कि ये दोनों ही भीगे हुए हैं। तो वो दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं कि वो एक छाते के नीचे आ सके। और फाइनली वो उससे एक परमिशन मांगती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरा फैमिली नेम यूज करना है तो वो तुम कर सकते हो, पर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें काकेरू कह सकती हूँ? और सोरानो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुन के वो खुश हो जाती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें काकेरू ही कह के बुलाऊंगी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये हर बार की तरह कैंपस की छत पर आ जाते हैं क्योंकि ये सेकंड लेक्चर में फ्री होते हैं, तो अपना वो फ्री टाइम भी यहाँ पर स्पेंड करते हैं। कोहारू अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर रही थी, पर वो बटन को 2-3 बार दबा देती है और उसमें से कुछ नहीं निकलता। फिर वो समझ जाती है कि शायद उसकी फेवरेट ड्रिंक सोल्ड आउट हो चुकी है। तब सोरानो सोचता है कि मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, इसने अपनी फेवरेट ड्रिंक का बटन याद कर रखा है, पर ये देख के बता नहीं सकती कि वो ड्रिंक खत्म हो चुकी है या फिर नहीं, और इसका पता ये नहीं लगा सकती। तो वो उसे खुद बोलता है कि तुम्हारी ड्रिंक तो खत्म हो चुकी है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर दूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफी। तब वो थोड़ा सोचती है और रैंडमली ही कोई सा भी बटन दबा देती है। वो थोड़ा हैरान था। वो बोलता है कि आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो? तब कोहारू बोलती है कि इसे एक सरप्राइज की तरह ही समझ लो, मैंने रैंडमली कोई सा भी बटन दबा दिया, तो जो भी ड्रिंक आएगी वो मेरे लिए एक सरप्राइज होगी। मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं उसे ट्राई न कर लूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है? तो वो अपनी ड्रिंक का आने का इंतजार कर रही थी और सोरानो बैठा था टेबल पर, और वो तभी सोच रहा होता है कि अब उसकी जिंदगी कितनी अलग हो चुकी है। पहले तो उसे घर से बाहर निकलना तक पसंद नहीं था, नारुमी के अलावा तो वो किसी से बात तक नहीं करता था, और वो नारुमी से भी बात बस इसलिए करता था क्योंकि वो उसका रूममेट है। पर अब ये हर दिन मिलते हैं, जब इनका लेक्चर फ्री होता है तब, और जब इसे वैसे भी मिलना होता है ये मुझे मैसेज कर देती है। अब इन्हें साथ में रही हुए कई महीने हो चुके थे और तब से लेकर आज तक ये डेली मिल रहे हैं। और एक और चीज, क्या आपको कोहारू, हिनाता, कुरोनी, वागुरी और कोलम्बिना का फ्यूजन नहीं लगता? क्योंकि मुझे तो लगता है। अब वो ड्रिंक लेके बैठ जाती है, पर ड्रिंक बस उसके आगे पड़ी हुई थी और वो अजीब सा मुंह बना के वहाँ पर बस बैठी हुई थी। तब सोरानो बोलता है क्या हो गया, क्या तुम भी पीने नहीं वाली? पर वो बोलती है कि मैं पीने तो वाली हूँ, पर मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ अगर इसका टेस्ट अच्छा ना हो? पर तब भी वो हिम्मत करके ट्राई करती है और बस एक सिप लेते ही उसका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो बोलती है कि ये तो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ये पी के तो मेरा गला जलता है, खामखा मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तो मैं ऐसे फेंक तो नहीं सकती। तब वो सोरानो से बोलती है अगर तुम बुरा न मानो तो तुम ये ड्रिंक पी सकते हो, क्योंकि मुझे चीजें फेंकना अच्छा नहीं लगता। तो वो मान तो जाता है, पर जैसे ही वो ड्रिंक पीने वाला था वो नोटिस करता है उसके लिपस्टिक के निशान को जो उस ग्लास में अभी भी था। वो बोलता है कि शायद इसने अभी तक नोटिस नहीं करा, पर खैर मैं भी सोच लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा, और वो भी पूरी ड्रिंक एक घुट में पी जाता है। तभी वहाँ पर यूको और नारुमी भी आ जाते हैं। नारुमी बताता है कि मेरी क्लास तो अभी भी खत्म हुई थी, तो मैं यूको के साथ इधर आ गया, तो आज के दिन मैं फ्री हूँ, क्या तुम लोगों को कुछ करना है? अगर हम सभी फ्री हैं तो हम सभी साथ में चलते हैं। और यूको को भी ये आइडिया पसंद आता है। तब कोहारू बोलती है कि हाँ बहुत मजा आएगा, हम सब साथ में एंजॉय करेंगे, और कैसा रहेगा कि हम सब कैरियोके जाएं। तब यूको भी बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम मुझसे कई टाइम से बोल रही थी कैरियोके जाने के लिए, और आज अगर सब फ्री हैं तो चलो वहीं पर चलते हैं। तब नारुमी भी बोलता है तो इसी बहाने में वहाँ पर गाना भी गा लूंगा।
पर बेचारे सोरानो को जाने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोहारू से मिलने से पहले ये घर से बाहर तक नहीं निकलता था और ये लोग इसे कैरियोके लेके जा रहे हैं। अब कैरियोके में सब आ चुके थे। सबसे पहले गाना गाती है यूको, जिसकी आवाज सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोहारू और नारुमी तो दोनों उसकी तारीफ भी करते हैं। और इसी बीच सोरानो और कोहारू कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। कोहारू तो ये नोटिस नहीं करती, पर सोरानो ब्लश करने लग जाता है। वो बोलता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये कुछ ज्यादा ही क्लोज बैठी है। और इसके बाद गाना गाना चालू करता है नारुमी, जिसकी भी आवाज सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और ये सुन के तो सोरानो थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा ये बेकार गाता होगा, क्या इस पूरे रूम में बस मैं ही हूँ जो बेकार गाना गाता है। तब कोहारू उसे बोलती है गाना गाने के लिए, पर वो मना कर देता है कि पहले तुम गाओ, मैं सबसे आखिरी में गाऊंगा। पर ये कैरियोके में पहली बार आई थी, तो उसे पता नहीं होता कि गाने सेट कैसे करते हैं। और तब वो खुद भी सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये देख नहीं सकती, तो ये गाने कैसे चुनेगी। तो उसकी मदद करती है यूको। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये दूसरे की मदद के बिना नहीं कर सकती। तब यूको उसके लिए गाना सेट कर देती है। और कोहारू की आवाज पूरे रूम में सबसे ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो बचपन से पियानो बजाते आ रही है, तो उसे म्यूजिक की नॉलेज भी है। सब लोग तो उसका गाना सुन के हैरान थे। और अपना गाना खत्म होने के बाद वो माइक दे देती है सोरानो को, जो अब पहले से भी ज्यादा नर्वस था। वो बोलता है कि सबने इतना अच्छा गाया, पर ना तो मेरी आवाज अच्छी है, ना मुझे गाना गाना आता है। मैं तो पक्का इनका मूड खराब करके रख दूंगा। और वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ सोरानो, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ सोरानो। और उसकी आवाज सच में बहुत ज्यादा बेकार थी। और बस उसकी आवाज ही अजीब नहीं थी, वो गाना बहुत ज्यादा ऑकवर्डली भी गा रहा था। वो इतना अजीब गा रहा था कि बैकअप के लिए यूको और नारुमी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने पड़ते हैं। और ये चीज उसे और भी ज्यादा नर्वस कर देती है। तब कोहारू बोलती है कि मुझे ये गाना पसंद है, तो चलो साथ में गाते हैं। और धीरे धीरे करके वो भी उसके साथ गाने लग जाती है। और अब वो थोड़ा कम नर्वस था, क्योंकि मेन पॉइंट होता है एंजॉय करना, और वो ये कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा गाए या फिर बेकार। और आज का दिन खत्म हो जाता है। और फिर हर बार की तरह वो कैंपस की छत पर बैठ के बस टाइम पास कर रहे होते हैं। पर इस बार सोरानो चुप था और कोहारू अपनी बुक पढ़ रही थी। तो वो सोचता ही है कि अब मैं इसे डिस्टर्ब क्या ही करूं। तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, और शांत रहना तो उसकी खासियत है। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसका नाम लेती है और वो बोलती है कि बस मैं कंफर्म कर रही थी कि तुम यहाँ पर हो भी या फिर नहीं। तुम इतने ज्यादा शांत बैठे हो, मुझे लगा तुम उठ के चले गए। और वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि सच में उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल चुकी है। ये कितना शांत शांत रहा करता था, पर कोहारू के साथ ये हंसी मजाक कर सकता है, चीजें शेयर कर सकता है, एक असली दोस्त की तरह। उसे इसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तब वो उससे एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम ये कौन सी बुक बार बार पढ़ते रहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जब भी खाली देखा है तुम्हारे पास ये बुक जरूर होती है। तब वो बोलती है तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते, इसका टाइटल तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तब वो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम भी क्या मजाक कर रही हो, मुझे ब्राइल पढ़ना नहीं आता। फिर वो बोलती है कि ये है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तुम एनी फ्रैंक को तो जानते ही होगे ना, और शायद आप भी उसे जानते ही होंगे। शायद ये नॉवल क्लास 9th में थी। तब वो बोलता है ओ एनी फ्रैंक, ये तो बहुत कमाल की चीज है। और वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है, क्या तुमने भी ये बुक पढ़ी है? फिर वो बोलता है नहीं, पर अगर तुम पढ़ रही हो तो ये सच में अच्छी बुक ही होगी। तब वो बोलती है हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है एक लड़की के बारे में जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बिताती है। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसकी मौत कब आ जाए, तो वो अपने हर दिन को इस डायरी में लिख देती थी। एनी फ्रैंक की एक खास बात थी, इतनी मुसीबतें होने के बाद भी वो कभी हंसना नहीं छोड़ती थी, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। तब वो उससे पूछता है क्या ब्राइल पढ़ना सच में इतना ज्यादा मुश्किल होता है? फिर कोहारू से बोलती है हाँ, ये मुश्किल तो होता है, पर उतना भी नहीं जितना लगता है। शुरू में जब मैंने ये लैंग्वेज सीखी थी मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, पर टाइम के साथ साथ मुझे आदत हो गई। और वैसे भी अब तो कई टाइप की ऑडियो बुक्स भी आती हैं, तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं वो सुन लेती हूँ। पर ज्यादातर मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है। जब तक मैं वो छोटे डॉट्स के टेक्सचर को अपने हाथों पे फील नहीं कर लेती, तब तक पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तब वो उससे बोलती है क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पढ़ना सिखा सकती हूँ। और वो बुक ले लेता है। वो पढ़ने की कोशिश तो करता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसकी नजर पड़ती है उस बुक मार्क पे। वो पूछता है ये क्या है, क्योंकि इस पे भी कुछ लिखा हुआ है।
तब वो बताती है कि ये है मेरा बुकमार्क, इसे मैंने खुद बनाया है और इसमें मैंने कुछ चीज लिखी है। तब वो थोड़ा सोचता है कि आखिर इसने बुकमार्क पे कुछ क्यों लिखा है। तब वो पूछ ही लेता है कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तब कोहारू बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये खुद पढ़ो, कि लगता है कि तुम मुझे ब्राइल लैंग्वेज सिखा के ही रहोगी। तब वो पाउट करते हुए बोलती है कि तुम सीखने में बिल्कुल सीरियसली नहीं लग रहे, पर तुम भी जल्दी सीख ही जाओगे। और फिर वो बात करने लग जाती है फायरवर्क्स के बारे में और वो अपनी कहानी बताता है फायरवर्क्स की, कि जब मैं अपनी मॉम के साथ बचपन में फायरवर्क्स देखने गया था, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बस मुझे पटाखों की आवाज आ रही थी, क्योंकि मुझे तो बस सामने जो आदमी खड़ा था उसका सर दिख रहा था, तो मैं तो बस आंखें बंद करके वो पटाखे सुन रहा था। तब वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है तो ये है तुम्हारी सबसे ग्रेट मेमोरी, इसका मतलब जब भी फायरवर्क्स की बात आएगी तुम्हें उस आदमी का ही सर याद आएगा। तब वो बोलता है कि अब इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तब बहुत ज्यादा छोटा था और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तब वो बोलती है कि मुझे भी एक दिन फायरवर्क्स देखने जाना है। तब कोहारू बोलता है इसमें क्या मजा, वहाँ पर तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बचपन में भी थी और आज भी रहेगी। तब कोहारू बोलती है तो कि ये अच्छी बात नहीं है, जरा सोच के देखो उस भीड़ में कितने सारे लोग होंगे जिनसे तुम आज तक नहीं मिले और शायद बाद में तुम कभी मिलोगे भी नहीं, पर फिर भी वो सब लोग ही एक ही चीज के लिए वहाँ पर आए हैं, वो फायरवर्क्स देखने के लिए। तुम भी वही स्काई देख रहे हो जो कि वो रैंडम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेंजर होने के बाद भी हम सबका मोटिव एक ही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है? और तब वो अपने मन में सोचता है कि आंखें ना होने के बावजूद भी ये दुनिया को मुझसे अच्छा जानती है, ये उन हर चीजों में अच्छाई ढूंढ लेती है जो ये कभी अपनी दोनों आंखों से भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सच में कमाल की है। तब वो फिर से बात उस ब्रेल बुकमार्क पे लेके आ जाता है कि ये तुमने खुद बनाया है, ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। और वो बताती है कि ये मैंने तब बनाया था जब मैं इस कॉलेज पे आई थी। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है और पता नहीं क्यों ये सवाल मुझे थोड़ा डरा रहा है। वो उससे बोलती है कि तुमने कभी कोई लिस्ट बनाई है, वो बकेट लिस्ट जो तुम करना चाहते हो अपनी मौत से पहले। और वो सोचने लग जाता है कि ऐसी क्या चीज है जो उसे अपनी मौत से पहले करनी है। उसने कभी इतना आगे तो सोचा नहीं। तब वो सोचता है शायद मैं लॉटरी जीतना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, और इससे आगे तो वो सोच ही नहीं पा रहा होता कि ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। आखिर उसे सच में लाइफ में करना क्या है अपनी मौत से पहले। तब वो स्माइल करते हुए बोलती है कि शायद ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि मौत कब आ जाए। और वो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तब कोहारू बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लो। और तभी एक बहुत जोर की हवा चलती है और उसका बुकमार्क हवा में जाके उड़ जाता है। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर शायद ये बुकमार्क अब इसे एनिमे के एंड में ही मिलेगा। कोहारू पूछती है कि आखिर क्या हो गया, तुम इतनी तेज की उठ के क्यों भागे? तब वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बुकमार्क हवा से उड़ गया। अब शायद थोड़ा वो उदास थी, पर वो बोलती है कोई बात नहीं, वो एक बुकमार्क ही तो था। पर सोरानो को बुरा लगता है, उसने ये बुकमार्क इतनी मेहनत से बनाया था और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। तब वो बात पर अड़ने के लिए बोलती है तुम्हें पता है कि एक फायरवर्क रिसर्च क्लब भी है हमारे कैंपस में? तब वो सोचता है हाँ शायद वो तब काम में आता होगा जब यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता हो। तो कोहारू को वहाँ पर जाना था और ये चली जाता है। हाँ, हालांकि इसका मन तो अभी भी नहीं था वहाँ जाने का, पर बेचारे को थोड़ा बुरा लगता है। एक तो उसने उसका बुकमार्क उड़ा दिया और अगर ये इसे जाने से भी मना करेगा तो बेचारी को कैसा लगेगा। तब कोहारू बोलती है कि ये मैं यूको से पूछने वाली थी, पर वो बेचारी तो अपनी जॉब में बिजी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। मैं बार बार उसे परेशान करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जॉब, स्टडी और मेरा ख्याल तीनों एक साथ करती है। काश मैं भी जॉब कर सकती। और ये तो आपको पता ही होगा कि ब्लाइंड लोगों को जॉब मिलना कितना मुश्किल होता है। अब फाइनली ये उस क्लब में पहुंच जाते हैं और उसकी हालत तो इतनी खराब थी मानो 100 साल से वहाँ पर कोई आया ना हो। तब वो गेट नॉक करता है और जब कोई नहीं आता तो वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो घर चले जाएंगे। पर तभी वहाँ पर आता है एक आदमी, उसका नाम होता है यूइची। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर तो कोई भूल के भी नहीं आता। तब वो बताते हैं कि हम यहाँ पर फायरवर्क्स देखने आए हैं। हमने सुना था कि यहाँ पर फायरवर्क रिसर्च क्लब है, कि इस क्लब में कोई भी मेंबर नहीं है सिवाय मेरे, जहाँ का काम बस मैं ही संभालता हूँ। तब यूइची नोटिस करता है कि कोहारू तो अंधी है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम फायरवर्क देख नहीं सकती, पर फिर भी तुम इसके लिए एक्साइटेड हो, तुम बस उनकी आवाजें सुनने में ही खुश हो। तब वो बोलती है क्या हम इधर फायरवर्क यूज कर सकते हैं?
क्योंकि कुछ महीने पहले मुझे यहाँ से पटाखे फूटने की आवाज आई थी। ये उस दिन की बात कर रही है जब पहली बार ये सब मिले थे। तब भी किसी ने फायरवर्क स्टार्ट कर दिए थे और वो शायद वेलकम पार्टी के लिए थे। तब वो बोलती है कि मुझे फायरवर्क की आवाज पास से सुननी है, पर यूइची मना कर देता है। वो बोलता है तुम्हें पता नहीं कि फायरवर्क्स बस दिखने में ही सुंदर लगते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजर हो सकते हैं। और वो उसे अपना हाथ दिखाता है जो पूरी तरह से जल रखा था, और वो बेचारी तो ब्लाइंड थी तो वो कुछ देख ही नहीं पाती। तो वो बोलती है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यूइची उसे बताने की भी कोशिश नहीं करता, वो बस बोलता है कि ये चीज खतरनाक है तो मैं तुम्हें ये पास से देखने नहीं दे सकता। और उसको थोड़ा बुरा लगता है, उसे पता भी नहीं चल पाया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो घर जाते समय वो उससे पूछती है। तब सोरानो उसे बता देता है कि उस आदमी का हाथ जला हुआ था। तब वो बोलती है कि मैं फायरवर्क्स जला के रहूंगी, और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है कि चलो साथ में फायरवर्क्स एंजॉय करें। तब वो बोलता है एंजॉय करने से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चाहती हो कि हम पटाखे खुद फोड़े? माफ करना पर मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है ना कि उस आदमी का हाथ कैसे जल चुका था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब वो बोलती है कि अब इतना भी मत सोचो, जरा सोच ही देखो कितना मजा आएगा। पर वो बार बार मना कर रहा होता है, पर फाइनली वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। वो बोलती है कि भूलो मत, तुमने मेरा बुकमार्क खोया था, अब तुम मुझे खुश करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो बेचारे को मानना पड़ता है। अब वो घर जाके इसी के बारे में सोच रहा होता है, और तभी उसके पास कॉल आता है कोहारू का। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि हालांकि इनकी दोस्ती को 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, पर वो हर बार टेक्स्ट करती थी। कॉल उसने आज तक नहीं करा, और वो फाइनली कॉल उठाता है, और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो बोलती है कि आमने सामने बात करना थोड़ा अलग होता है, पर पता नहीं क्यों तुमसे फोन में बात करते समय मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। और इतना बोलने के बाद अब उसे भी थोड़ी शर्म आने लग जाती है, मानो ये दोनों कपल्स हो। तब वो बोलती है कि हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम फायरवर्क्स फोड़ने जाएंगे, पर हम कल मिलेंगे कहाँ? तब वो बोलता है कि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही लेने आ जाऊंगा, पर वो मना कर देती है कि अगर ऐसा होगा तो हमारी डेट जैसी नहीं लगेगी। और वो हैरान होता है। वो बोलता है क्या हम लोग कल डेट पे जा रहे हैं? तब वो ब्लश करते हुए बोलती है कि जब एक लड़का और लड़की घूमने जाते हैं उसे डेट ही तो बोलते हैं, मेरा और कोई गलत मतलब नहीं था। ये ठीक वैसे ही डेट की बात कर रही है जैसे रिंतारो और वागुरी साथ में गए थे। तो वो उसे बता देता है चलो ठीक है, फिर हम दोनों कल ब्रिज के पास मिलेंगे। और वो फोन काटते ही अपना मुंह छुपा लेता है, और वो सोचता है कि ये लड़की किसी दिन सच में मेरी जान ले लेगी। और उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है, कहीं ये सच तो नहीं कि उसे कोहारू से प्यार होने लगा है। तो अब सोरानो तैयार हो जाता है कोहारू के साथ डेट पे जाने के लिए। टेक्निकली ये डेट ही थी। तब नारुमी उसे टीज करने लग जाता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कोहारू के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहे हो? तब वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल उसने मुझे फायर क्रैकर खरीदने के लिए बुलाया था, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। अगर तुम्हें हमें ज्वाइन करना है तो तुम भी कर सकते हो। पर नारुमी साफ मना कर देता है कि आज मैं बिजी हूँ, और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तो तुम दोनों जाके अकेले एंजॉय करो। फिर नारुमी पूछता है कि अब तुम दोनों को साथ में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि तुम उसके साथ खुश रहते हो। पर सोरानो मना कर देता है कि मैंने अभी तक डेट के बारे में नहीं सोचा, मुझे नहीं पता कि मैं उसकी ब्लाइंडनेस से कैसे डील करूंगा। और इस पे नारुमी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम उसे डील कैसे करोगे? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो बस ब्लाइंड है तो वो डेट करने के लायक नहीं है? तब सोरानो बोलता है कि मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं अपनी बातें अच्छे से समझा नहीं पाता। मैं हर बार यही सोचता हूँ क्या होगा जाने अनजाने में मैं कोहारू को ऑफेंड कर दूं। मैं घबराता हूँ उससे क्वेश्चन पूछने में जो उसकी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड होते हैं, पर उसके सामने मुंह खोलने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। तब नारुमी बोलता है कि इतना मत सोचो, जो तुम्हारे दिल में आता है वो उससे पूछ लो। वैसे भी कोहारू कोई ऐसी लड़की नहीं है जो छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाए। तब वो नारुमी की बात अपने दिमाग पे रखता है और चली जाता है स्टेशन की तरफ, जहाँ पर उसे मिल जाती है कोहारू, जो उसका वहाँ पर पहले से वेट कर रही थी। हालांकि वो बोलती तो है कि वो यहाँ पर 2 घंटे से खड़ी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो सच बोल रही है, और क्या पता सच बोल भी रही हो, क्योंकि वागुरी भी रिंतारो को ऐसे ही वेट करा करती थी। तब वो उसे नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए बोलता है, और वो उसे पॉइंट करता है कि हमें उस साइड जाना है, और बेचारी कंफ्यूज होती है और बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं देख सकती, तो तुम्हें मुझे अपने मुंह से बताना होगा कि हमें किस साइड जाना है, इशारा करने से काम नहीं चलने वाला। तब वो उससे माफी मांगता है और वो उसे बोलता है कि अपने लेफ्ट में चलो, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे इशारों में चीजें नहीं समझा सकता। और एक और चीज, ये कभी नोटिस नहीं कर सकती कि किस तरह मैं ऐसे घूरते रहता हूँ जब ये मेरे बगल में चलती है, मेरी नजर इसके चेहरे से हटती ही नहीं, और शायद इसे
उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस तरह देखता हूँ। और तब उसके दिमाग में आती है नारुमी की बातें, जो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो उसे डेट के लिए पूछ लो। तो अभी ट्रेन पकड़ लेते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो कोहारू एक कोने में चली जाती है और वो खड़े हो जाता है उसके सामने। और ये चीज कोहारू नोटिस कर लेती है। वो बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, तुम मेरे सामने इसलिए खड़े हो गए ना ताकि कोई मुझसे टकरा ना जाए या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो ब्लश करने लग जाता है। ये चीज तो वो खुद भी नोटिस नहीं करता कि सच में उसे कोहारू की कितनी ज्यादा परवाह होने लगी है। और वो फिर से वही फायर क्रैकर्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि किस तरह उसका सपना है कि वो फिर से फायर क्रैकर्स जलाए और बाकी इधर उधर की बातें। और फाइनली ये पहुंच जाते हैं दूसरे स्टेशन पे और कोहारू आराम से रोड पे चल रही थी। अगर आपको नहीं पता, जो ये येलो लाइन होती है ये होती है सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए। आपने ये मेट्रोज में भी देखी होगी। तो वहाँ पर एक बदतमीज आदमी फोन चलाते चलाते वहाँ पर आ रहा था और वो उस येलो लाइन पे चल रहा था जो बस ब्लाइंड लोगों के लिए होती है। और वो टकरा जाता है कोहारू से क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो फोन में ही था। और वो माफी तक नहीं मांगता। और इस बात पे सुरानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाता है उससे लड़ने के लिए पर कोहारू उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो भी अपने फोन में लगा होगा। सुरानो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तब कोहारू बोलती है कि अक्सर लोग उन लोगों से बात करते हैं जो उनकी जिंदगी में स्पेशल हैं और वो बात करते करते अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो बस मैंने गैस करा कि वो भी ऐसा ही कर रहा होगा, तो उसे जाने दो। और सबसे पहले जाते हैं ये एक कैफे में ताकि ये कुछ खा पी ले क्योंकि सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया। और इत्तेफाक से ही सही उस कैफे में इन्हें सर्व करने आती है यूको। और वो तो देख के हैरान थी कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो सुरानो को तो टीज तक करने लग जाती है कि मुझे तो तुम बहुत शांत लड़के लगते थे पर अब देख के लगता है कि तुम दोनों की दोस्ती तो कुछ ज्यादा ही गहरी हो चुकी है। पर सुरानो उसे इग्नोर करने लग जाता है और वो बोलता है कि चुपचाप से मेरे लिए कॉफी लेके आओ। और इन दोनों की बातें सुन के कोहारू भी हंसने लग जाती है। तब वो उससे फाइनली पूछती है, वैसे तुम दोनों के यहाँ पर आने का रीजन क्या है। तब कोहारू यूको को बताती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फायर क्रैकर्स जलाने हैं, तो आज हम खरीदने जा रहे हैं फायर क्रैकर्स और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो हम जलाएंगे कब। और अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। और ये सुन के यूको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ मैं जरूर करूंगी। तो तुम फायर क्रैकर्स जलाओगे कब। और ये प्लान तो इन दोनों ने अभी तक नहीं बनाया था, आज ये बस फायर क्रैकर्स खरीदने आए थे। तब सुरानो भी बताता है कि यही कहीं पास में एक बहुत बड़ी फायर क्रैकर्स की दुकान है क्योंकि कोहारू ने कहा था उसे सबसे महंगे वाले फायर क्रैकर्स खरीदने हैं और इसका बजट है 1 मिलियन येन। 1 मिलियन येन को अगर रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो वो होते हैं कम से कम 5 लाख इंडियन रुपीस। यकीन नहीं होता कि इतना पैसा बस ये पटाखों में उड़ा रही है। ये सुन के तो यूको भी हैरान हो जाती है, क्या तुम सच में 1 मिलियन येन खर्च करने वाली हो फायर क्रैकर्स पे। तब कोहारू बोलती है कि मुझ पे शक मत करो, ये पैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर बचाया है। तब सोरानो बात काट कर बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर करवा लो और वो उसे मेन्यू दे देता है। तब कोहारू फिर से हंसते हुए बोलती है, क्या तुम बार बार भूल जाते हो कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ये मेन्यू नहीं पढ़ सकती। और वो फिर से गलती कर देता है। आज उसने ऐसा दूसरी बार करा, पहली बार जब वो उसे डायरेक्शन दिखाने के लिए इशारा कर रहा था और दूसरी बार अभी जब वो उसे मेन्यू पकड़ा रहा था जबकि उसे पता है कि वो नहीं पढ़ सकती। तब वो उसके लिए एक एक करके मेन्यू पढ़ता है पर यूको को पता होता है कि कोहारू को क्या पसंद है। वो उससे बोलती है कि क्या तुम हॉट मिल्क टी पीना पसंद करोगी और कोहारू हाँ कर देती है और उनका ऑर्डर आ जाता है। तब वो देखता है कि उसने बस अपने लिए टी ऑर्डर करवाई है, उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर नहीं करवाया। तो वो उसे अपनी ब्रेड ऑफर करता है। तब कोहारू बोलती है कि मुझे नहीं खाना, हाँ पर अगर तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगे तब शायद मैं खा लूंगी। तब वो पूरी ब्रेड खाते हुए बोलता है कि तो भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और तब वो फाइनली उससे एक सवाल पूछता है, आखिर तुम्हें दिखता क्या है। मुझे पता है कि तुम ब्लाइंड हो पर क्या तुम्हें प्योर डार्कनेस दिखती है। तब वो बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे पूरी चीज ब्लैक नहीं दिखती, बस ऐसा मान लो कि मुझे चीज दिखती है व्हाइटिश, एक ट्रांसपेरेंट ब्लर की तरह। और ऐसा पहली बार था जब वो उसके ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। और यहाँ पर टी पीने के बाद ये लोग चली जाते हैं फायर क्रैकर्स लेने के लिए। वहाँ पर होती है एक दुकान जो पूरी फायर क्रैकर से भरी हुई थी। सोरानो से सब चीज एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है और वो उससे बोलती है कि बजट की चिंता मत करो, मेरे पास 1 मिलियन येन है, तो जो सबसे महंगा है और जो पटाखे सबसे ज्यादा आवाज करते हैं तुम वही लेना। और वो सारे वो फायर क्रैकर्स ले लेता है जो सबसे ज्यादा आवाज करेंगे। तब वो उसे खुश होकर पूछती है, अब तो हमने खरीद लिए, अब ये पटाखे हम जलाएंगे कब। फिर वो उससे बोलता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अगर ये पटाखे हम कैंपस में फोड़ेंगे तो शायद हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तब कोहारू बोलती है कि तो इसकी चिंता मत करो, इस बारे में मैं यूको से बात कर लूंगी।
तब सोरानो बोलता है कि अब तो हमने पटाखे खरीद लिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, क्या तुम्हें कहीं और घूमना है? पर कोहारू मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हारे हाथ में ये फायर क्रैकर्स हैं, तो अगर तुम इसे हाथ में लेके घूमोगे तो तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। और वो बोलता है कि तुम सही बोल रही हो। और बात बस इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि अगर ये वैसे भी फायर क्रैकर्स लेके यहाँ वहाँ घूमेगा तो पुलिस इससे सवाल पूछेगी। अगर ये इंडिया में होता तो पक्का ऐसे डंडे भी पड़ जाते। इसीलिए नहीं क्योंकि इसके हाथ पे फायर क्रैकर्स हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। तब ये डिसाइड करते हैं कि ये जाएंगे घर वाटर बस से। सोरानो को वाटर बस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो कोहारू थी जो उसे इस चीज के बारे में बताती है। और वो थी एक मेट्रो की तरह, बस वो चलती थी पानी के ऊपर। और अच्छी बात ये थी कि ये ठीक उन्हें कैंपस के सामने छोड़ेगी। तो वो वाटर बस में जाके उसे उसका पूरा इंटीरियर एक्सप्लेन करता है कि आसपास की चीजें कैसे दिख रही हैं। वो उसे अच्छे से गाइड करता है, उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसके सामने के नजारे कैसे हैं, ऊपर का आसमान कैसा है। यहाँ तक कि कोहारू भी बोलती है कि तुम इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हो कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, मैं सब कुछ अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ। और तब वो बोलती है कि आज के दिन उसे बहुत ज्यादा मजा आया। और वो उससे माफी भी मांगती है कि तुम्हें इतना परेशान करने के लिए, मेरी वजह से तुम्हें शहर से इतनी दूर आना पड़ा और मैंने तुम्हारा पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। तब वो कुछ बोलने वाला था पर वो चुप हो जाता है। दरअसल वो ये बोलने वाला था कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तुम जब चाहो जितना चाहो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा चाहे तुम मेरे साथ जितना भी टाइम स्पेंड करो। और वो ये चीज इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ऐसा बोलने से वो उसे इनडायरेक्टली ये मैसेज दे देगा कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। पर वो अभी भी श्योर नहीं था क्या सच में एक ब्लाइंड गर्ल को डेट करना आसान होगा। और तब वो वाटर बस चलने लग जाती है। और हाँ, एक और चीज, ये मुझे थोड़ी थोड़ी शिनोबू की तरह भी लगती है। खैर, जब वाटर बस चलना चालू होती है तो वो उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी कि सोरानो उससे अपनी नजर हटा भी नहीं पाता। अब कोहारू और सोरानो की डेट बहुत अच्छी जाती है और फाइनली पूरा दिन बिताने के बाद कोहारू आ जाती है अपने घर। और इसके बाद जितनी भी चीजें दिखाई जाएंगी वो हमें कोहारू के पीओवी से दिखाई जाएगी, तो इसीलिए आपको आसपास की चीजें ब्लर और वाइटिश दिखेगी। तो सबसे पहले अपने कमरे में जाके कोहारू खोलती है रूम की लाइट। अब ये लोग आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये ब्लाइंड है तो भला ये लाइट क्यों खोलेगी, और इसका जवाब हमें कोहारू खुद ही देती है। वो बोलती है कि वो शुरू से कभी अंधी नहीं थी, तो कमरे में घुसते समय ही उसका हाथ सबसे पहले लाइट की तरफ ही जाता है। मान लो ये बस उसकी आदत है। और एक तरह से लाइट खोल के उसे अच्छा भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली वो घर आ चुकी है। अब वो कपड़े चेंज करके आराम से बैठ जाती है और सोच रही होती है अपनी डेट के बारे में। पर तभी कोहारू की मॉम उसको आवाज लगाती है और वो उसकी माँ थी, तो उसे पक्का पता था कि उसकी बेटी ने कुछ नहीं खाया होगा, तो वो उसको खाने पे नीचे बुलाती है और वो जाते समय भी लाइट बंद करते हुए जाती है। उसकी मॉम ने उसके लिए टेम्पुरा बनाया था जो कि उसका फेवरेट है। अब कोहारू अपने आप से बोलती है कि मुझे भी बाकी लोगों की तरह भूख लगती है, पर फिर भी मैं किसी के सामने नहीं खाती। अगर आपको याद होगा जब ये सोरानो के साथ डेट पे थी तब इसने कुछ भी खाने से मना कर दिया था। तब वो आराम से अपना टेम्पुरा खाती है और उसका खाना उसके मुंह पे लग जाता है, तो इसीलिए उसकी मॉम उठती है और उसका मुंह साफ कर देती है। और यही रीजन था इसे दूसरों के सामने खाना पसंद नहीं है। क्या होगा अगर ये दूसरों के सामने खाएगी और इसके मुंह पे सब कुछ लगा होगा, इसे तो कभी पता भी नहीं चल पाएगा। तभी ये सोरानो के सामने नहीं खाना चाहती और वो ब्लश करने लग जाती है। क्या अगर वो उसके सामने खाती तो सोरानो भी उसका मुंह ऐसे ही साफ करता। अब उसकी ये स्माइल देख के उसकी मॉम समझ जाती है और उसकी मॉम उसकी स्माइल देख के बोलती है, तुम्हारी स्माइल देख के लग रहा है कि आज की तुम्हारी डेट बहुत ज्यादा अच्छी गई। और कोहारू हैरान थी। वो बोलती है, आपको कैसे पता चला, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। फिर उसकी मॉम बोलती है कि ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, आज तुमने मेकअप में बहुत ज्यादा टाइम लगाया और तुमने पता नहीं कितनी बार ही ड्रेस चेंज कर ली और तुम बहुत ज्यादा खुश और नर्वस भी लग रही थी सुबह। और उसकी मॉम बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज कोहारू अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही पहले उठ चुकी थी। उसने ड्रेस चुनने में घंटे लगा दिए और मेकअप करने में भी। ये ऐसा बहुत कम करती है। तब फिर वो एडमिट कर लेती है कि मेरी डेट बहुत ज्यादा अच्छी गई थी। और तब वो अपना खाना खत्म करने के बाद वापस जाती है अपने रूम में और वो सोचती है कि जब से उसकी आंखें गई हैं, तब से लोग उसे अलग से ट्रीट करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ये बाकियों की तरह नहीं है और वो उसे ग्रुप से एक्सक्लूड कर देते हैं। पर सोरानो बिल्कुल अलग है। वो उसकी परवाह करता है, जहाँ तक कि वो उसे समझने की भी कोशिश करता है। आंखें ना होने के बावजूद भी मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं अपने आप को नहीं देख सकती, पर फिर भी मुझे मेकअप करना पसंद है। टैक्टाइल पेविंग की वजह से मैं हील्स नहीं पहन सकती बाकी लड़कियों की तरह, पर फिर भी मैं बूट्स पहन के ही खुश हूँ।
मैं भी बाकियों की तरह ही खुश हूँ, उन लोगों की तरह जिनके पास आंखें हैं, पर फिर भी लोग मुझे अलग ट्रीट करते हैं, पर सोरानो नहीं। मेरी आंखें नहीं है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो मेरी आंखें बन जाता है और फिर से वो डेट याद करने लग जाती है जब सोरानो उसे आसपास की पूरी डिटेल्स बता रहा था ताकि वो सारी चीजें अच्छे से इमेजिन कर सके। वो हारू को उसकी आवाज पसंद है, उसके हंसने का तरीका पसंद है। उसे नहीं पता कि सोरानो कैसा दिखता है और शायद उसे फर्क भी नहीं पड़ता, वो कैसा भी दिखे वो फिर भी काइंड ही रहेगा। पर फिर भी काश वो उसे एक बार देख सकती। मुझे सोरानो पसंद है, पर फिर भी मैं डरी हुई हूँ। पर क्या पता वो ऐसे लोगों को डेट ना करना चाहता हो जिन्हें डिसेबिलिटीज है। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती। मुझे पता है कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है और ये सच भी है। सब लड़के इसको अप्रोच तो करते हैं इसे डेट करने के लिए, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये अंधी है वो पीछे हट जाते हैं। और ये पता होने के बावजूद भी कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है, फिर भी वो डरी हुई है। क्या पता अगर ये रिलेशनशिप की बात सामने लेके आई तो वो पीछे हट जाए, तो वो अपनी फीलिंग्स अभी कन्फेस नहीं कर सकती। पर फिर भी वो खुश थी, कम से कम पहली बार ही सही उसे प्यार महसूस तो हुआ। उसने पहली बार किसी को इस तरह पसंद करा है। और वो फिर से सोरानो के बारे में सोचने लग जाती है, क्या मुझे उसे कल कन्फेस कर देना चाहिए या फिर मैं थोड़ा और वेट करूं? क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि हमें दोस्त बने हुए कई महीने हो चुके हैं, पर वो अपनी तरफ से कभी टेक्स्ट नहीं करता या फिर कॉल, ना ही वो कभी अपनी तरफ से मुझे मिलने के लिए बुलाता है। तो ये सोचना गलत होगा कि वो मुझसे प्यार करता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो खुश हो या फिर दुखी। बेचारी टेंशन में पड़ जाती है। अब सोरानो एक कटिंग बोर्ड कंपटीशन में पार्ट ले लेता है जिसमें उसे बोट चलानी थी और ये सच में बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। और बस इतना ही नहीं, इन्हें दूसरे लोगों को घुमाना भी था। तो इनकी बोट में बैठने आ जाते हैं कोहारू और यूको। और कोहारू उस बोट में बैठ के बहुत ज्यादा खुश थी। अब यूको को अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो बोट रोक देते हैं। तब कोहारू बोलती है, क्या तुम्हें पता है आज फेस्टिवल के आखिर में फायर क्रैकर्स फोड़े जाएंगे, तो हम सब वो साथ में देखेंगे। तब यूको बोलती है कि आज मुझे कमेटी के काम से जाना है तो मैं कोहारू के साथ नहीं रह सकती, क्या तुम उसका ख्याल रख लोगे? तब नारुमी भी बोलता है कि 7 बजे तो मुझे भी काम पे जाना है, तो तुम्हें कोहारू के साथ अकेले ही रहना होगा। और सोरानो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कोहारू से बोलता है कि मुझको कॉलेज के बाद मिल जाना उसी जगह पर जहाँ पर हम रोज मिलते हैं। अब पूरा कॉलेज खत्म होने के बाद वो उससे जाके मिलता है कैंपस की छत पर। आज वो यहाँ पर देर तक इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उन्हें फायर क्रैकर्स देखने थे जो कि फेस्टिवल के एंड में फोड़े जाएंगे। तब वो बाकी इवेंट्स के बारे में भी बात करने लग जाते हैं और कोहारू उससे पूछती है कि आखिर लास्ट इवेंट कौन सा है। जहाँ तक मुझे याद है वो तो युकाता कंपटीशन है ना, जहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ युकाता पहन के आएंगी और सब लोग उन्हें जज करेंगे और उस हिसाब से उन्हें पॉइंट मिलेंगे और ऐसे ही डिसाइड होगा विनर। और उसी इवेंट के बाद होगा फायरवर्क्स। तब वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मुझे भी युकाता पहनना था। तब वो थोड़ा उसे टीज करते हुए बोलता है कि तुम पटाखों में 1 मिलियन येन खर्च कर सकती हो पर तुम अपने लिए युकाता नहीं खरीद सकती। तब वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है, दरअसल मेरे पास युकाता पड़ा हुआ है। हाँ, हालांकि वो मेरा नहीं मेरी मॉम का है, पर हाँ मुझे हर बार से वो ट्राई करना था। तब सोरानो बोलता है, फिर ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो वो कॉन्टेस्ट अटेंड करना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए तो वो हैरान थी और वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मानो मैंने पार्टिसिपेट कर भी लिया तो क्या मुझे वोट मिलेंगे? बाकियों का छोड़ो, क्या तुम भी मुझे वोट दोगे? और सोरानो बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है साफ कि हाँ मैं तुम्हें जरूर वोट दूंगा, ये सवाल तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं थी। पर तब कोहारू बोलती है, तुम्हें पता है ना कि मैं ब्लाइंड हूँ, पर फिर भी तुम मुझे वोट दोगे? तब सोरानो से समझाता है कि आखिर युकाता कॉन्टेस्ट से ब्लाइंडनेस का क्या लेना देना। पर फिर वो अपने मन में ही बोलता है कि वो झूठ किसको बोल रहा है। उसे पता है कि इसकी ब्लाइंडनेस की वजह से शायद ये कभी ना जीत पाए, क्योंकि चलो ये इसे वोट दे भी देगा, पर बाकियों का क्या? युकाता कॉन्टेस्ट में लड़कियों के युकाता से ज्यादा उनकी ब्यूटी देखी जाती है और जैसे ही पता चलेगा कि ये ब्लाइंड है, इसके ब्यूटी के पॉइंट तो वैसे ही कट जाएंगे। पर सोरानो ने तो अपना डिसीजन बना लिया था। वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा वोट तो तुम्हें ही जाएगा, चाहे वहाँ पर 10 लड़कियां भी क्यों ना खड़ी हो, मैं तुम्हें ही चुनूंगा। और वो ब्लश करने लग जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना लव कन्फेस कर रहे हो। और सोरानो भी ब्लश करने लग जाता है और वो बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था। जब मैंने कहा कि मैं 10 लड़कियों में से बस तुम्हें चुनूंगा तो मेरा मतलब था वोट देने से। प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। और वो हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तब जो ये फायर क्रैकर्स लेके आए थे वो उनके बारे में बात करने लग जाती है और वो अभी होते हैं सोरानो के घर पर तभी अचानक से वहाँ पर होने लग जाती है जोरों की बारिश और बाहर अनाउंसमेंट होती है जो कि करती है यूको कि भारी बारिश की वजह से आज हम फायरवर्क्स एंजॉय नहीं कर सकते। और इस चीज की वजह से कोहारू थोड़ी उदास थी और बारिश में भीग के
उसे जुकाम भी हो जाता है। तब वो उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि इससे पहले तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो, हमें कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए। और ये कोहारू के घर तो अभी नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। तो सोरानो उसे इनवाइट करता है अपने घर पर और वो उसके घर पे चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अब वो दोनों ही बारिश में खड़े होकर वेट कर रहे थे। बारिश की वजह से फायरवर्क्स का प्लान तो कैंसिल हो ही गया था। तो अब सोराना के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो वो उसे घर जाने दे या फिर इसे यहीं पर खड़ा रखे। तो पहला आइडिया तो वो हटा ही देता है क्योंकि वो उसे इतनी तेज बारिश में अकेले घर जाने नहीं दे सकता था। और दूसरा प्लान भी काम नहीं करेगा क्योंकि अगर वो यहाँ पर खड़े रहेंगे तो कोहारू बीमार पड़ जाएगी। तो फिर वो ढूंढता है तीसरा रास्ता, वो उसे लेके जाता है अपने घर पर। अब कोहारू उसके घर पे आके खुश थी क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उसे थोड़ी दिक्कत भी होने वाली थी क्योंकि वो इस जगह से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। तब कोहारू उससे कुछ पूछती है कि मेरे तो पूरे कपड़े ही गीले हो चुके हैं, क्या तुम देख के बता सकते हो कहीं तुम्हें मेरे कपड़े के आर पार तो नहीं दिख रहा। और उसे सच में उसके कपड़ों के आर पार दिख रहा था क्योंकि बारिश की वजह से वो पूरी तरह उसके शरीर से चिपक चुके थे। पर वो झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर वो टॉवल से उसका पूरा शरीर कवर कर देता है। वो बोलता है कि तुम इसे पहने रखो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। तब कोहारू बोलती है क्या ये सच में तुम्हारा बेड है, और वो उस पर कूद जाती है। उसे ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर ये करते समय उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर हो जाती है। पर सोरानो उसे जल्दी से वार्न कर देता है। हाँ, इस बात के लिए कोहारू उसे टीज तो करती है पर ज्यादा नहीं। पर वो इस बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि उसे पता था कि सोरानो वैसा लड़का नहीं है। तब वो फायरवर्क्स क्लब के बारे में बात करने लग जाती है कि अगर मैं उस क्लब में होती तो मैं उन फायर क्रैकर्स को कितनी पास से सुन पाती। तब सोरानो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ वो क्लब मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। अब वो बाद में नोटिस करते हैं कि बारिश पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो ये दोनों साथ में घर जाते हैं और वो बात करने लग जाते हैं फायरवर्क्स के बारे में ही। कोहारू को थोड़ा बुरा लग रहा था कि बारिश की वजह से फेस्टिवल कैंसिल हो गया। अब उसे फायरवर्क्स देखने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। पर तब कोहारू खुद ही बोलती है कैसा रहेगा कि अगर हम समर फेस्टिवल में खुद पटाखे फोड़े जो हम लेके आए हैं। और सोरानो को ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलता है कि मैं बाकी लोगों को भी बुला लूंगा। अब ये दोनों बहुत ही पास खड़े हुए थे। कोहारू ने उसका हाथ कस के पकड़ के रखा था क्योंकि ये एक ही छाते के नीचे थे तो इनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं। पर तब कोहारू अचानक से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और सोरानो तो बिना कुछ सोचे समझे ही ना बोल देता है। और ये सुन के कोहारू बोलती है कि बहुत अच्छी बात है। अब वो उसके सवाल से इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं था जितना उसके जवाब से हुआ। वो बोलता है इसमें अच्छी बात क्या है। तब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलती है मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे दिन का ज्यादा टाइम ले लेती हूँ, और देखो अभी भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रही हूँ। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करती वरना उस बेचारी को बुरा लगता। तब सोरानो बोलता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही हो, पर मैं गलत था। और वो पाउट करने लग जाती है कि जो भी मैंने कहा वो भूल जाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और ऐसे ही चलते चलते वो पहुंच जाते हैं उसके घर के आगे। तब कोहारू उसे कुछ बताती है। वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि अंधे लोग चेहरा कैसे देखते हैं। जब भी किसी ब्लाइंड पर्सन को आगे वाले का चेहरा देखना होता है वो अपने हाथों से उसका चेहरा छूता है और इसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाला कैसे दिखता होगा। तो सोरानो खुद ही बोल देता है क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, तुम देख सकती हो। तो वो उसके सामने आती है, अपना हाथ उसके फेस पे रखती है और उसे किस कर लेती है। सोरानो तो पूरा ब्लैंक था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता और आखिर वो बोलता ही क्या। और वैसे भी इससे पहले वो कुछ बोल पाता वो उसे गुड नाइट बोल के अपने घर चली जाती है। अब सोरानो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स को लेके। तो अगले दिन वो कोहारू से नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले एडवाइस चाहिए थी नारुमी की। तो वो उसे खाने के बहाने बाहर लेके जाता है ताकि वो उसे किस वाली बात बता सके। पर नारुमी वो तो यूको को भी बुला लेता है। बेचारा सोरानो सोच रहा था कि वो उसे प्राइवेटली वाली बात बताएगा, पर अब तो यूको भी यहाँ पर आ चुकी है और ये ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। वो बस सोच रहा था किसी तरह यूको यहाँ से चली जाए, फिर वो फ्रीली नारुमी से बात कर पाएगा। पर वहाँ पर एक गलती हो जाती है। वहाँ की वेट्रेस सोरानो को टी की जगह बियर का ग्लास दे देती है। अब सोरानो इतना ज्यादा जल्दी में था और इतना ज्यादा नर्वस था तो वो बिना सोचे समझे एक ही घुट में बहुत ज्यादा बियर पी लेता है और इसी की वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। तब नारुमी उससे बोलता है चलो अब मुझे बता दो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें कोहारू के बारे में कुछ बात करनी है। और अब वो नशे में था तो अब वो ज्यादा सोचता समझता नहीं है और वो साफ कन्फेस कर देता है कि कल क्या हुआ था। वो बोलता है कि कल कोहारू ने अचानक से मुझे किस करा और मैं उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, मुझे कुछ समझ ही नहीं
नहीं आया है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, और ना ही मैंने उसे कुछ टेक्स्ट करा। बेचारा नारुमी तो बहुत ज्यादा जेलस होता है कि तुम्हारी लव लाइफ कितनी बढ़िया है, अभी कॉलेज में आए हुए हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ और तुम्हें लड़की भी मिल गई। पर यूको बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बोलती है कि तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए था, मुझे पता है कि तुम भी कोहारू को पसंद करते हो, क्या तुमने प्यार की रूल बुक्स नहीं पढ़ी, हर बार लड़का ही पहले कन्फेस करता है। पर नारुमी बोलता है कि हम 2026 में हैं, अब ऐसा लड़का लड़की जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता, सभी इक्वल हैं। पर यूको उसकी बात नहीं सुनती और वो उससे बोलती है कि तुम उसे अपनी फीलिंग शो करने में इतना डरते क्यों हो, आखिर तुम उससे जाके हक क्यों नहीं करते, या फिर उसे अपनी मन की बात क्यों नहीं बता देते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तब वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लाइंड है। और इस पे नारुमी और यूको दोनों भड़क जाते हैं कि वो ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुम हर बार उसकी ब्लाइंडनेस बीच में क्यों लेके आते हो, क्या वो डिजर्व नहीं करती प्यार करना। पर वो उन्हें फिर अच्छे से समझाता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, दरअसल वो ब्लाइंड है, तो मैं उसे अचानक से जाके हग नहीं कर सकता, या फिर उसे अचानक से पीछे से जाके पकड़ लूं बिना उसकी वार्निंग के। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो डर जाएगी। और फिर दोनों ही जोर जोर के हंसने लग जाते हैं। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि ये उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसे डेट करना नहीं चाहता, पर सच्चाई तो ये थी बस ये चाहता है कि वो डर ना जाए। यूको भी बोलती है कि मुझे तो लगा तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, पर अब पता चल रहा है कि तुम तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। पर तब वो बोलती है कि चलो तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें उसे कुछ तो रिप्लाई करना होगा। अब कल उसने तुम्हें किस करा तो तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो चलो मुझे बताओ तुम्हें कोहारू में क्या पसंद है, उसका फेस, उसका फिगर या फिर कुछ और फिर वो बोलता है कि उसकी स्माइल, वो पता नहीं ये ऐसी सिचुएशन में भी कैसे हंस लेती है। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था मैं तो 24 घंटा उदास रहता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे बुरी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती, पर मैं गलत था। कोहारू जो देख भी नहीं सकती वो फिर भी खुश रहती है और यही रीजन है कि मुझे उसकी स्माइल पसंद है। तब यूको फोन निकालती है और उसे रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो बोलती है कि चलो हम फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने है कोहारू और वो नशे में तो वैसा ही था। तो वो खड़ा होता है और अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेता है कि कोहारू मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगी। कान के सभी लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और सभी क्लैप करने लग जाते हैं और यूको वो वीडियो एंड करके भेज देती है कोहारू के पास। अब बेचारा सोच रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब बहुत दिन हो चुके थे और कोहारू कॉलेज नहीं आती। कॉलेज तो छोड़ो, वो तो उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रही थी और ऐसा कई दिनों से हो रहा था। उसे लगता है ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उसे वीडियो का बुरा लग गया हो। अब इस बात को हफ्ते से भी ऊपर हो चुके थे पर कोहारू का कोई भी मैसेज नहीं आता। वो जब भी बाहर जाता वो अपने आसपास देखता, बस इसी उम्मीद से काश उसे कोहारू फिर से मिल जाए। रास्ते में तो छोड़ो, वो तो उसे क्लास में भी नहीं दिखी और उसके बाद से नारुमी और यूको ये तीनों ही उसको मैसेज भी कर रहे थे पर वो किसी का रिप्लाई नहीं कर रही थी। और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर ये डेली घंटों बैठा करते थे। वो पुराने दिनों को याद कर रहा था कि किस तरह कोहारू उसकी छोटी छोटी बातों पे हंसा करती थी, वो हर बार खुश रहती थी, उसने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। तो अचानक से वो इतनी दूर क्यों चली गई, तो अचानक से वो गायब क्यों हो गई। वो सोचता है कहीं ये मेरे कन्फेशन की वजह से तो नहीं हुआ कि इतने टाइम बाद मैं फिर से खुश रहने लगा था। जब से बचपन में इसके डैड इसे छोड़ के चले गए थे तब से तो उसने हंसना ही छोड़ दिया था। जब फाइनली इसे हंसने की एक और वजह मिली अब वो भी इसे छोड़ के जा चुकी है। तभी वहाँ पर आती है यूको जो कि बहुत ज्यादा उदास थी। वो बताती है कि मैंने उसे बहुत बार रीच करने की कोशिश करी पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है और वो अपने आप को ब्लेम करती है। वो बोलती है कि सारी गलती मेरी है, मुझे उसे वो वीडियो भेजनी ही नहीं चाहिए थी। पर वो उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो तुमने किया वो बस एक छोटा सा मजाक था, गलती तो मेरी थी जो मैंने इतना कुछ बोल दिया। पर तभी वहाँ से आता है भागते हुए नारुमी और वो बोलता है कि मुझे उसका पता चल गया और वो एक हॉस्पिटल का नाम लेके बोलता है कि मुझे खबर आई है कि वो उसी हॉस्पिटल में है। तो सोरानो बोलता है कि फिर जल्दी चलो, हमें उससे मिलना है। पर नारुमी मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपनी क्लास छोड़ के नहीं जा सकता वरना टीचर मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। तो यूको और सोरानो दोनों अकेले ही चली जाते हैं और थोड़ी देर बाद यूको के भी पैर में मोच आ जाती है। तो वो बोलती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। और सोरानो पागलों की तरह भाग रहा था। वो ना तो रुकता है और ना ही थकता है, वो बस भागे जा रहा था। उसे याद भी नहीं होता कि वो लास्ट टाइम इतना कब भागा था। उसे बस आखिरी बार कोहारू को देखना था। वो इतना लंबा सफर भागते भागते ही कंप्लीट कर देता है और वो ठीक उनके पास जाके पूछता है कि प्लीज मुझे कोहारू के बारे में बताओ। उसका पूरा नाम है
फ्यूत्सुकी कोहारू वो यहाँ पर एडमिट है, क्या प्लीज आप मुझे उसका रूम नंबर बता सकती हैं? पर वो लोग ये बताने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें पर्सनल है, हम आपको नहीं बता सकते जब तक आप किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं आते। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरी दोस्त है, प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर उन हॉस्पिटल वालों के भी कुछ रूल थे, तो वो उसे जाने नहीं देते। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूको भी आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने टैक्सी कर ली थी, क्या तुमने कोहारू को ढूंढ लिया? तब वो उसे बताता है कि वो लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे और मैं समझ सकता हूँ, उनके भी कुछ रूल्स है। तब यूको बोलती है कि मैं उसे दूसरी जगह जाके ढूंढती हूँ, क्या पता हमें वो आसपास मिल जाए। वो पक्का होगी 3rd फ्लोर पे, जो कि है सर्जिकल वार्ड। तो वो 3rd फ्लोर पे जाता है। वो पूरे फ्लोर चेक कर रहा था, बस इसी उम्मीद में कि उसे कोहारू एक बार मिल जाए। और जब वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती, वो एक एक फ्लोर चढ़ते रहता है। आसपास की नर्सें भी देख के बोलती हैं कि आखिर ये है कौन जो कब से यहाँ पर घूम रहा है। पर फाइनली वो पहुँच जाता है सबसे टॉप पर वहाँ पर उसे आती है पियानो की आवाज। और वहाँ पर वो देखता है कि कई बच्चे गाना गा रहे थे और जो लड़की पियानो बजा रही थी वो कोई और नहीं थी कोहारू। और ये खुश था कि इसको कुछ नहीं हुआ और ये रोने लग जाता है। और ये क्यों रो रहा है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तब वो जल्दी से यूको को मैसेज कर देता है कि मुझे कोहारू मिल चुकी है। पर वो अंदर जाके उसको और बाकी बच्चों को परेशान नहीं करते, वो वेट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस का एंड होने का। और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो उनके बगल से ही गुजर जाती है, मानो ये दोनों वहाँ पर खड़े नहीं थे। और इन दोनों को ये चीज अजीब लगती है। हाँ, माना कि ये ब्लाइंड है और ये उन्हें देख नहीं सकती, पर आपको पता होगा कि पहले किस तरह ये अपने दोस्तों को महसूस कर लेती थी, वो भी दूर से। पर अभी बस ये उनके बगल से गुजर जाती है। तब इत्सुकी उसका नाम लेता है पर वो कंफ्यूज होके पीछे देखती है और ये चीज उसे और भी ज्यादा हैरान करती है। चलो वो उनको महसूस नहीं कर पाई तो समझ में आता है, पर ये इसकी आवाज भी नहीं पहचान पाई और इस वजह से इसे थोड़ा तो बुरा लगता है। पर फिर बाद में वो उसे अपना नाम बता ही देता है कि कोहारू ये मैं हूँ, सोरानो, तुम बड़े दिनों से कॉलेज नहीं आई थी तो हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। और उसका कुछ रिएक्शन नहीं था, वो तो ऐसा मुंह बना रही थी कि मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये दोनों इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए बस इससे मिलने के लिए। तब वो बोलती है कि मुझे ऊपर आके मिलो। सोरानो को कुछ तो अजीब लग रहा था इसमें, पर वो बता नहीं सकता था कि क्या, क्योंकि ना तो वो उसके जोक्स पे हंस रही थी और ना ही कुछ रिप्लाई कर रही थी। तो ये छत पे जाने लग जाते हैं। यूको हर बार की तरह उसका हाथ पकड़ने आगे जाती है। वो बोलती है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ ऊपर जाने में। और ये तो हम शुरू से जानते हैं कि यूको इसका ख्याल तब से रख रही है जब से ये कॉलेज में आई थी, पर वो उसका हाथ झटका देती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही ऊपर चली जाऊंगी। और वो ग्रिल को पकड़ते हुए ऊपर आ जाती है। सोरानो को समझ में नहीं आता कि वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि कोहारू पहले की तरह एक्ट नहीं कर रही थी। तब सोरानो बोलता है कि हमें तुम्हारी चिंता थी, तुमने अचानक से कॉलेज जाना बंद क्यों कर दिया। तब यूको भी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर कोहारू उसका हाथ फिर से झटका देती है, मानो उसे पसंद नहीं आ रहा होता कि यूको उसे बार बार छू रही है। और बाद में वो उनसे एक ऐसा सवाल पूछती है जो सोरानो की दुनिया ही हिला देता है। वो पूछती है कि क्या मैं तुम दोनों को जानती हूँ, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। और अब सोरानो समझ चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। तो अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक और सोरानो याद करता है उस दिन को जब ये दोनों डेट पे गए थे। दरअसल उस दिन हमें पूरी बात नहीं दिखाई गई थी। उस दिन कोहारू उससे पूछता है उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में। वो उससे बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम पहले देख सकती थी, तो आखिर तुम ब्लाइंड हुई कैसे। तब कोहारू उसे सच्चाई बताती है। दरअसल जब मैं ब्लाइंड हुई थी तब मैं थी मिडिल स्कूल में, और मेरी ब्लाइंडनेस का रीजन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हुआ है मेरे कैंसर की वजह से। और फिर हमें फ्लैशबैक के भी अंदर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये सीन होता है जब कोहारू बहुत ज्यादा छोटी थी। उसकी बुरी हेल्थ के चक्कर में उसकी मॉम उसे लेके जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसके ब्रेन में एक ट्यूमर है जो कि बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। और इसके बाद उसने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स करवाए ताकि वो उस ट्यूमर को रोक सके, पर वो गलत थी। उसके कैंसर की वजह से वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था और खासकर उसके रेटिना में। तब कोहारू के पास बस दो चॉइस थी कि वो अपनी दोनों आंखें हमेशा के लिए निकाल दे, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अपनी आंखों को तो रख ले पर वो अंधी हो जाएगी और उसे बहुत ज्यादा सर्जरी और कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी।
तो कोहारू चुनती है दूसरा ऑप्शन और वो फाइनली ब्लाइंड हो चुकी थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखता था और व्हाइटिश सा। शुरू में तो उसे बहुत दिक्कत हुई, खाने में, चलने में, हर चीज में, और वो बहुत ज्यादा पेन से भी गुजर रही थी। और बात बस इतनी सी भी नहीं थी, उसके पूरे बाल भी झड़ने लगे थे बहुत छोटी उम्र से, और इसी चीज की वजह से वो अच्छे से सो भी नहीं पाती थी। उसे हो चुका था इंसोम्निया भी, और इसके वजह से उसकी याददाश्त भी जाने लगी थी। कभी कभार तो वो ये भी भूल जाती है कि वो है कहाँ पर। और शायद अब आपको समझ में आ चुका था कि सोरानो क्यों रो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शायद एक न एक दिन कोहारू उसे भूल जाएगी, या फिर उससे भी बुरा वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा।